that P n comma r first part है P n comma r is equal to n P n minus 1 r minus 1 P n minus 1 comma r minus 1 हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको जरा उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं जो हमने करा है। P n r को कैसे लिखा जाता है? It implies that we have to prove that we have to prove that P n r मतलब n P r इज इक्वल टू, ये n है मल्टीप्लीकेशन में, n माइनस 1 P r माइनस 1। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड न लेकर इस बार राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्व होने की कुछ गुंजाइश है। तो राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूँ आपको। ये एन पी आर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे 7p2 अगर लिखा हुआ है तो ये होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 मतलब 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं बिल्कुल 1 तक नहीं जाऊंगा, मैं 5 फैक्टोरियल पर रुक जाऊंगा और फिर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा 42। अब देखना, जैसे राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं इसका। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का मतलब है n इंटू n माइनस 1 P r माइनस 1 n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। भाई जब n P r था तो क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 P r माइनस 1 तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि उसको कहाँ तक मल्टीप्लाई करते चले जाओ जहाँ तक 1 ना आ जाए, 1 तक करना। ऐसे ही अगर हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अगर मैं कर दूँ, ठीक है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो 5 है ही और 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो आप ये देखिएगा कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल है उससे एक बड़ा नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उस बड़े नंबर के फैक्टोरियल के इक्वल आ जाता है, उससे एक बड़ा नंबर। तो जब n-1 फैक्टोरियल है तो n-1 से एक बड़ा क्या होगा, n-1 में 1 ऐड करके देख लो ना, n-1 में 1 ऐड करके देख लो तो -1 + 1 कट गया, तो n-1 से एक बड़ा नंबर क्या हो गया, n। तो जब n का n-1 फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये क्या बन गया, n फैक्टोरियल। ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, बताइए भाई। yes. बाकी दोनों बच्चे बताएं क्लियर है, ये दोबारा बताऊं। समझ गए सुहानी। तो मुझे तो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा फिर हमको आ जाए थोड़ा बहुत। चलिए थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये तो समझ में आ गया होगा। यस सर।
किसी भी नंबर के आगे अगर मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगाता हूँ तो एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसको मल्टीप्लाई करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब तक 1 ना आ जाए। ठीक, अगर मैंने 4 फैक्टोरियल में 5 मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ही, तो 5 तो ऐसे रहा, और 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या बन गया, ये ऐसा बन गया जैसे 5 को हमने 1 तक मल्टीप्लाई करा हो, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल। मतलब किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल है उसमें एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो बड़े वाला नंबर है उसका फैक्टोरियल बन जाता है। n-1 फैक्टोरियल में n को मल्टीप्लाई करा, दे रखा था इसमें RHS में दे रखा था, तो ये n फैक्टोरियल बन गया। और नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे बन गया बेटा n-r बचा बस, क्योंकि -1 + 1 कट गया, n-r फैक्टोरियल। और ज़रा देखो npr का ही तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल क्या हो गया, npr, और यही हमारा क्या था लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इज इक्वल टू LHS। npr को इस तरह से लिखा जा सकता है Pn, r, ठीक है। तो ये हमारा काम थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये इस तरह से लिख कर दे देते हैं, वो ऐसे भी दे सकते थे कि इसको इसके बराबर प्रूफ करो। हो गया जी, क्लियर, चले आगे, ठीक है। यस सर। चलिए जी, फिर अगला देखते हैं, जरा इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ये मिटा रहा हूँ इधर से पोर्शन। सेकंड पार्ट है npr इज इक्वल टू n-1 pr। आपको प्रूव करना है npr इज इक्वल टू n-1 pr, n-1 pr प्लस r इंटू n-1 प्लस r इंटू n-1 p r-1। ये चीज प्रूव करनी है, कैसे करेंगे देखिएगा। अब आप ये देखिए, ये जो दे रखा है ये बड़ी वैल्यू दे रखी है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो मैं RHS लेकर चलूँगा और RHS को सॉल्व करेंगे, वो LHS के इक्वल आ जाएंगे। RHS लेकर चलते हैं। n-1 pr प्लस r इंटू n-1 p r-1। तो n-1 pr क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस r फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस फैक्टोरियल ये आ गया डिनोमिनेटर में, प्लस r इंटू ऊपर है n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसको कैसे करूँगा मैं, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1, मतलब -r को पहले लिख लो, -1 को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन, अब क्या करेंगे, ये n-r-1 है, n-r-1
फैक्टोरियल। मुझे n माइनस आर फैक्टोरियल चाहिए, मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों, प्लस r इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन यहाँ बचा n माइनस आर फैक्टोरियल, ये बचा। तो जरा देखिएगा, इधर तो n माइनस आर फैक्टोरियल है, n माइनस आर फैक्टोरियल है, और इधर n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है। मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि दोनों के डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में एन पी आर है, तो मुझे जो प्रूव करना है वो एन पी आर करना है, और एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं डिनोमिनेटर में चाहता हूँ एन माइनस आर फैक्टोरियल मिल जाए, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, इसको एन माइनस आर फैक्टोरियल कैसे बनाएंगे, एन माइनस आर माइनस वन से जस्ट एक बड़ा नंबर क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं कहूँ 4 से जस्ट एक बड़ा नंबर क्या होगा, तो 4 प्लस 1 कर देते हैं तो 5 आ जाता है। इसी तरह से n माइनस आर माइनस वन, इससे जस्ट एक बड़ा नंबर क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर दो, तो जब 1 ऐड करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू n माइनस आर। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, n माइनस आर माइनस वन से जस्ट एक बड़ा नंबर होगा n माइनस आर। तो आप क्या करें कि इसमें n माइनस आर मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी तरफ से ऐसे ही, n माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पर है, और आपने अपनी तरफ से n माइनस आर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रैशनल एक्सप्रेशन गलत ना हो जाए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n माइनस आर से। तो फैक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से अपने सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, आगे ओके Yes, sir. ओके आगे देखते हैं, r इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं देख चुका हूँ कि ये एक नंबर है जिसका फैक्टोरियल दे रखा है, और उससे जस्ट एक बड़ा नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें। जैसे 4 फैक्टोरियल में मैंने जस्ट एक बड़ा नंबर 5 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो दैट हैज़ बिकम 5 फैक्टोरियल, तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा डिनोमिनेटर में। तो जरा देखो, मेरे पास आ गया n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये दो टर्म्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो इसमें देखिए n माइनस वन फैक्टोरियल इस टर्म में भी है, n माइनस वन फैक्टोरियल इसमें भी है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर भी है। तो इन दोनों टर्म्स को आप कॉमन ले लो और पूरे एक्सप्रेशन से बाहर निकाल दो। ठीक है, क्या करेंगे देखिएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो बेटा ये दो टर्म ले ली, तो इधर क्या बचा, केवल n माइनस आर, ब्रैकेट में क्या बचा n माइनस आर। इधर भी n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, केवल प्लस का r, प्लस आर माइनस आर कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा n, तो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। फिर वही कहानी है, n माइनस वन फैक्टोरियल है और उससे जस्ट एक बड़ा नंबर यानी कि n उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं NPR इज इक्वल टू LHS। यही हमें प्रूफ करना था। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, अगला देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, अब ये तो हो गए थे हमारे, ये वैसे न्यूमेरिकल्स हो गए थे ये वाले जिनमें हमको कैलकुलेशन करनी होती है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, अब वो क्वेश्चंस आएंगे समझने वाले, उनमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन ना के बराबर दिखानी है, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है मेरी बुक में,
A customer forgets a 4-digit code, यही है आपके उसमें भी? Yes, sir. ठीक है. A customer forgets a 4-digit code for an automatic teller machine. ये जो ATM होता है, ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन. तो अगर हमको ATM में जाकर किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ कार्ड, तो अगर हमको ATM कार्ड से किसी भी तरीके की कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हमें उसका एक 4 डिजिट का पिन होता है, वो यूज़ करना पड़ता है. तो आप देखिएगा कि अब वो कस्टमर भूल गया, तो उन्होंने कहा हाउएवर ही रिमेंबर्स दैट दिस कोड कंसिस्ट ऑफ 3, 4, 7 एंड 9. उसको ये तो पता था कि वो जो कोड है उसमें 3, 4, 7, 9 ये 4 नंबर आते हैं. तो फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड. तो इन 4 नंबर्स को किस किस तरीके से वो अरेंज करेगा, तो हम ये कहेंगे कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो हमने बहुत देख लिया. अब हम परमुटेशन का जो फॉर्मूला हमने नया सीखा है ये NPR वाला, इसकी हेल्प से करेंगे इस क्वेश्चन में. एग्जाम्पल नंबर 5 में हम ये कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू, उसके पास डिजिट्स कितनी अवेलेबल है, यहाँ लिखो डिजिट्स अवेलेबल का मतलब उसे पता है कि ये जो 4 डिजिट्स हैं इन्हीं को कुछ आगे पीछे करके हमारा पिन कोड बन जाएगा. तो वो जो पिन है वो कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल हैं, 3, 4, 7 एंड 9. 3, 4, 7 एंड 9. तो ये 1, 2, 3 और 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं. तो उसको क्या करना है, 4 में से ही डिजिट्स को सेलेक्ट करके आगे पीछे अरेंज करके देखना है. तो परमुटेशन का दूसरा नाम अरेंजमेंट होता है. परमुटेशन का फॉर्मूला आपको सीधा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दे देगा. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 4 ही नंबर है और 4 डिजिट का ही पिन कोड है. तो आप क्या करेंगे, जो ATM का पिन होता है आप लिखेंगे 4P4. 4P4 क्या हो जाएगा, 4P4 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1. तो रिजल्ट हो गया 4 फैक्टोरियल बचा केवल 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 ज़ा 24. तो 24 अटैम्प्ट्स हैं उसके पास. 24 अटैम्प्ट्स में वो ट्राई करेगा तो कोई ना कोई जो पिन है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन काम कर जाएगा. अब आप ये देखिए, यहाँ तो मैंने लिखा 4P4. अच्छा, अगर मान लीजिए उसको याद ही ना होता, अगर मान लीजिए उसको याद ही नहीं होता कि भाई ये जो 4 डिजिट्स हैं, ये 4 डिजिट्स तो उसको याद थी. अगर मान लीजिए उसको ये 4 डिजिट याद नहीं होती, वो कंफ्यूज हो जाता, वो कहता है कि नहीं मुझे 6 डिजिट का पक्का पता है, यानी 6 में से कोई 4 डिजिट थी. तो उसको आप कैसे सॉल्व करते, उसको बेटा ऐसे करते आप 6 डिजिट्स उसके पास अवेलेबल हैं कि इन 6 में से ही कोई ना कोई उसका कोड बनेगा, पासवर्ड बनेगा. तो आप उसको करते हैं 6P4. 6 में से 4 डिजिट का कोड बनाना है. जैसे अवेलेबल होते थे ना हमारे पास सिग्नल्स बनाने होते थे, कि हमारे पास 5 फ्लैग अवेलेबल है और हमें सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग्स को यूज़ करके, तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला लग सकता है 5P2. मेरी बात समझ में आ गई, बताइए भाई. Yes, sir. तो ये 4P4 हमने अब यहाँ पर ये परमुटेशन का फॉर्मूला लगाकर करना शुरू करेंगे अब हम क्वेश्चंस को. तो एग्जांपल नंबर 5 में ये था. अब अगला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जांपल नंबर 6. एग्जांपल 6 में हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9. बताओ, ये वाला है आपकी बुक में एग्जांपल 6, ये है, ठीक है. मेरी बुक में भी ये है एग्जांपल 6. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9. तो कितने डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमारे पास
9 डिजिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब उन्होंने बोला है कि ये जो 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं इनको यूज़ करके आपको क्या बनाना है, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। समझ गए होंगे क्या करेंगे, 9 में से 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है कोई भी 4 और फिर उनको आगे पीछे अरेंज करना है। तो उसी का फॉर्मूला होता है 9p4। रिक्वायर्ड, सीधे आप पूरा वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये क्या हो जाएगा 9p4। अब 9p4 क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को कैसे करें, एक्सपेंड करना शुरू करो। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, वो ना लिख कर मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूँ बस। ठीक है भाई, करना तो 1 तक चाहिए था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो ना करके मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। क्यों, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है, इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। 9 8 ज़ा 72 एंड 7 6 ज़ा 42, करो मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 4 प्लस 8 12, इनके लिए आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 8 10 3024। बोलिए, समझ गए? अगला देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। अगला देखिएगा 7th है मेरे में, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन अ डिबेट। यही है क्वेश्चन, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो 10 students participate in a debate. In how many ways can the first 3 prizes be won? तो 10 स्टूडेंट्स ने डिबेट में पार्टिसिपेट करा। अब 10 में से कोई 3 स्टूडेंट्स ही तो जीतेंगे, वो जो प्राइज़ है वो 3 स्टूडेंट्स जीतेंगे। तो 10 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद अरेंज कर लिया। हो सकता है वो पहला एक बच्चा ABC 3 बच्चे सेलेक्ट करे, हो सकता है A फर्स्ट प्राइज़ जीत जाए, हो सकता है वो सेकंड प्राइज़ जीत जाए, हो सकता है वो थर्ड प्राइज़ जीते। ऐसे ही जो हो सकता है B जीत जाए फर्स्ट प्राइज़, हो सकता है वो सेकंड प्राइज़ जीत जाए। तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 10 है क्या, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर 10, नंबर ऑफ प्राइजेस टू बी वॉन ये कितने हैं, 3। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स P3, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल क्या हो गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 9 8 ज़ा 72, 72 इंटू 10 कितना हो गया, 720। 720 वेज हैं जिसमें ये 10 स्टूडेंट्स जो हैं ये 3 प्राइजेस जीत सकते हैं। अगला देखिएगा एग्जाम्पल 8 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 स्पोर्ट्स प्राइजेस बी गिवन टू 20 बॉयज। 3 स्पोर्ट्स प्राइजेस बी गिवन टू 20 बॉयज when a boy may receive any number of prizes। यही है क्वेश्चन आपके में, एग्जाम्पल 8 यही है। यस सर। ठीक है, तो जब ये ऐसा बोल देते हैं ना, जब ये ऐसा बोल देते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 स्पोर्ट्स प्राइजेस बी गिवन टू 20 बॉयज, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये कितने हैं 20, तो 20 बॉयज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्राइजेस टू बी वन, ये 3 है। अब इसमें क्या है कि इसमें परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। उसका रीज़न क्या है, रीज़न देखिए, वो बोल रहे हैं कि व्हेन अ बॉय में रिसीव एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, क्योंकि 3 ना अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, तो तीनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं। एक ही स्पोर्ट होता तब तो समझ में आता कि फर्स्ट प्राइज़ किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन तीनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, तो तीनों अलग अलग स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट प्राइज़ हो सकता है कि एक गेम हो रहा है उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ एक ही बंदा जीत जाए, हो सकता है दूसरे में भी फर्स्ट प्राइज़ वही जीत जाए, हो सकता है तीसरे में भी फर्स्ट प्राइज़ वही जीत जाए। तो यहाँ पर हमारे पास हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़। फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, और तीनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं। तीनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट प्राइज़ जीतने की कितने पॉसिबल वेज हैं। हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई एक ही बच्चा, मतलब 20 के 20 बच्चों में से कोई एक बच्चा है वही मतलब फर्स्ट प्राइज़ जीत जाए। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट प्राइज़ जीतने के लिए कितने बच्चे अवेलेबल हैं हमारे पास, हम ये कहेंगे 20 बच्चे अवेलेबल हैं, 20 में से कोई भी जीत सकता है फर्स्ट प्राइज़। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि वही जो स्टूडेंट है उनमें से कोई स्टूडेंट वो दूसरा भी जीत सकता है प्राइज़, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर भी 20 के 20 बच्चे अवेलेबल हैं हमारे पास। उन्होंने बोला है ना, व्हेन अ बॉय में रिसीव एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, एक बच्चा हो सकता है भाई फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, हो सकता है तीनों के तीनों प्राइज़ एक ही बच्चा जीत जाए। तो हम ये कहेंगे कि जैसे 20 बच्चे हैं, तो फर्स्ट प्राइज़ जीतने के लिए कितने बच्चे हैं, 20 के 20 अवेलेबल हैं। हमने इससे पहले करा था जब यहाँ पर ये ना बोलते कि वेयर अ स्टूडेंट कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, अगर ये ना बोलते तो मैं ये कहता कि भाई फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया ना एक बच्चे ने, तो अब सेकंड प्राइज़ के लिए हमारे पास बच्चे कितने बचे, तो हमने कहा 19 बचे हैं, तो 20 × 19 करता फिर मैंने कहा कि फर्स्ट प्राइज़ एक बच्चे ने जीत लिया, वो एक बच्चा खत्म हुआ इधर, सेकंड प्राइज़ जो है वो एक बच्चे ने जीत लिया, एक डिफरेंट बच्चे ने, तो 2 बच्चे खत्म हो गए। अब टोटल कितने बचे, 18 बचे ना। तो थर्ड प्राइज़ के लिए कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, 18 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ वो बोल रहे हैं मेरा स्टूडेंट में रिसीव एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, तो फर्स्ट प्राइज़ में भी 20 के 20 बच्चे दावेदार हैं, सेकंड प्राइज़ के भी दावेदार 20 के 20 बच्चे हैं, और थर्ड प्राइज़ के भी दावेदार 20 के 20 बच्चे हैं। मेरी बात समझ में आ गई, बताइए। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में ये जैसे 10p3 वाला फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड, तो जहाँ पर भी थिंग्स जो है वो रिपीट होंगी, वहाँ पर आपका परमुटेशन का फॉर्मूला ना लगकर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो लगेगा। तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, और उसके आगे 1 2 3 3 0 1 2 3, तो इन 8000 ways these students can win the prizes। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल 9 जो है मेरी बुक में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। यही है, यस सर। ठीक है। चलिए जी, सुहानी ये वाला क्लियर है? यस। ठीक है। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 में देखिएगा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट बॉल्स, तो हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और वो क्या है, वो बिल्कुल अलग अलग है, कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस, तो हमारे पास 2 अलग अलग बॉक्सेस हैं। फिर वो बोल रहे हैं सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉक्स रिमेन, मतलब कोई भी बॉक्स जो है वो एम्प्टी ना रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
इसमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉल्स अवेलेबल, ये कितनी है, नंबर ऑफ बॉल्स अवेलेबल n, स्मॉल n, इतनी बॉल्स अवेलेबल हैं और दो बॉक्सेस हैं हमारे पास। n का मतलब क्या है, मान लो 50 बॉल्स हैं, तो कितने केसेस बनेंगे, न जाने कितने केसेस बनेंगे। हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस, तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है मैंने 50 बॉल इसमें डाल दी, 50 बॉल सॉरी टोटल 50 है, हो सकता है मैंने 45 इसमें डाल दी, 5 इसमें डाल दी। अगला केस बनेगा कि 46 इसमें डाल दी, 4 इसमें डाल दी। अगला केस 40 इसमें डाल दी, 10 इसमें डाल दी। फिर उल्टा कि नहीं 40 इसमें डाली, 10 इसमें डाली, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो हम ये कहेंगे जैसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज था, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, और सेकंड बॉक्स। हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है और सेकंड बॉक्स है, बल्कि फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स ना कहा जाए, हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉल्स वो किस तरीके से डाली जाए कि इसमें एक बॉल डाल दी, इसमें दो डाल दी, बाकी में 48 डाल दी। तो हम इसको किस तरीके से कहेंगे, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कैसी है, वो ये है कि हमने एक बॉल, मतलब दो दो केसेस बनेंगे, हर एक के दो दो केसेस बनेंगे। देखिए कैसे केसेस, one ball in A and n-1 balls in B। इस बॉक्स को A बोल दो और इस बॉक्स को B बोल दो। वन बॉल इन A के A में एक बॉल डाली और फिर B में कितनी डालेंगे, n-1। तो इसी का एक काउंटर पार्ट भी बन जाएगा उल्टा, क्या कि n-1 बॉल्स इन A and n-1 बॉल्स इन A and 1 बॉल इन B। ये हो गया, पेयर बन गया। फिर हम ये कहेंगे 2 बॉल्स इन A and n-2 बॉल्स इन B। इसका एक काउंटर पार्ट बनेगा कि n-2 बॉल्स इन A and 2 बॉल्स इन B। ये बन गया। तो हम ये कहेंगे कि हर एक में हमारे पास दो दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। अब जरा 50 से कंपेयर करके देखिए, एक बॉल इसमें, एक बॉल इसमें और 49 बॉल्स इसमें, उल्टा 49 बॉल्स इसमें, एक बॉल इसमें। फिर अगला केस कि एक दो बॉल इसमें, 48 बॉल्स इसमें, फिर उसका काउंटर पार्ट 48 बॉल्स इसमें, दो बॉल्स इसमें। तो ऐसे करते 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 हमारे पास कितने केसेस बन जाएंगे, आप ये देखिएगा कि हमारे पास केसेस बनेंगे 50 अलग अलग केसेस बनेंगे। अब वो जो 50 अलग अलग केसेस हैं उनमें जो है हम ये कहेंगे कि हर एक में दो 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 केसेस आते जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, और ये सारे केसेस जो है ना, ये सारे केसेस और नहीं है, ये सारे के सारे केसेस साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो जब सारे के सारे केसेस साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे कि हम ये कहेंगे ये इतने सारे अरेंजमेंट्स हैं, तो जैसे सारे के सारे अरेंजमेंट्स होते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर था ना कि एक अरेंजमेंट ये 20 इंटू 20, तो ऐसे ही जब मैं हर एक के दो दो केसेस को मल्टीप्लाई करूँगा 50 टाइम्स तो 2 की पावर 50 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 2 की पावर n। ये समझ गए कि नहीं, बताओ। चलिए ये नहीं समझ 2 की पावर। दोबारा बताता हूँ मैं। हमने ये कहा
कि भाई जैसे यहाँ पर प्राइस जीतने वाली कंडीशन थी कि 20 प्राइस ये जीत 20 ऑप्शन इसके पास अवेलेबल हैं फर्स्ट प्राइस को जीतने के लिए 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, और सेकंड प्राइस को जीतने के लिए भी 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, थर्ड प्राइस को जीतने के लिए भी 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। तो हमने ये कहा कि भाई इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो सुनो जरा, मल्टीप्लाई की कहानी सुनिए। वो इस वजह से करा जाता है जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास मल्टीप्लाई इस वजह से करा जाता है कि भाई 20 में से कोई एक बच्चा, 20 में से किसी एक बच्चे ने वो प्राइज़ जीत ली है, ठीक है। तो एक प्राइज़ को जीतने के लिए एक बच्चे को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर आगे के प्राइजेस जो हैं वो आगे सेकंड और थर्ड प्राइज़ वो बच्चे आपस में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो केसेस बनते जा रहे हैं। केसेस किस तरीके से बनते हैं, देखिए जैसे ये है ना, मान लीजिए मेरे पास, हम ये प्राइजेस को ना लेकर हम ले रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर हैं 1 2 3, इनको अरेंज करिए जरा, कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट प्लेस पर पहले एक चीज़ को फिक्स कर दीजिए, 1 को फिक्स कर दिया, 2 3 हो सकता है, और दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है 3 2, ठीक है। फिर क्या करिए, फर्स्ट प्लेस पर 2 को फिक्स कर दीजिए, तो 1 और 3 को कैसे अरेंज करेंगे, 1 3 हो सकता है और 3 1 हो सकता है। फिर हमने कहा नहीं, फर्स्ट प्लेस पर 3 को अरेंज करिए, फिक्स कर दीजिए, तो 3 1 2 और बाकी 1 और 2 को आप एडजस्ट करो। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं ये कितने आ गए जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 केसेस आ गए। अब ये जो 6 केसेस हैं ये कैसे आए ये 6 केसेस ऐसे आए कि हमारे पास एक चीज़ थी कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो 6 केसेस ऐसे आ गए कि भैया 3 थे और 3 के 3 को अरेंज करा तो 3p3, 3p3 का मतलब क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल हो गया 3 × 2 × 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये हो गया 6। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि आप सारे केसेस बनाओ और सबको ऐड करो, वो इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाता है। अब इसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब नंबर्स जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छा तो रिपीट भी हो रहे हैं, तो रिपीट कैसे होंगे, हम ये कहेंगे कि भाई रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छा 1 1 1 भी आ सकता है, 2 2 2 भी आ सकता है, और 3 3 3 भी आ सकता है। समझ गए, 1 1 1 भी आ सकता है, 2 2 2 भी आ सकता है, और 3 3 3 भी आ सकता है। तो नंबर्स अब अपने आप को खुद को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट कर लिया तो और भी तरीके हो सकते हैं कि 1 को फिक्स करो 2 2 हो सकता है, 1 को फिक्स करो 3 3 हो सकता है, 2 को फिक्स करो 2 2 तो हमने ले ही लिया, 1 1 हो सकता है, 2 को फिक्स करो 3 3 हो सकता है, ठीक है। फिर 3 को फिक्स करो और 1 1 हो सकता है, 3 को फिक्स करो 2 2 हो सकता है। तो हमने ये देखा कि इतने सारे केसेस आ गए, कितने आ गए, 6 केसेस तो यही थे, 7 8 9 10 11 12 तो ये 15 केसेस आ गए। तो हम ये कहते हैं कि जब रिपीट होने लगते हैं ना केसेस, जब रिपीट होने लगते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो जो है उसको हम ये कहते हैं कि वो बार बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में। और फिर मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं, हम ये कहेंगे कि भाई हमेशा 2 बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो हमारे पास एक केस इसका आएगा तो तभी उसका काउंटर पार्ट भी आ जाएगा उल्टा। तो 1 बॉल अगर इसमें डाली है और n-1 इसमें, तो उसका काउंटर पार्ट यानी कि n-1 और 1 वो ऐसे आ गया। तो 2 का एक केस, 2 का दूसरा केस, 2 का तीसरा केस, मतलब हर केस में 2 2 2 2 2 2 मेरे को ऑप्शंस मिल रहे हैं। वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगे, हमने ये कहा वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगे, वो n नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगे। तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। जैसे यहाँ पर 3 × 2 × 1 करा ना, तो ऐसे उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब हमने 2 केसेस को n टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 2 की पावर n आ गया। समझ गया मेरी बात? यस सर। ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा, ये सिर्फ उस केस में होगा जहाँ पर रिपीटिशन है। जैसे आप ये देखिएगा कि पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने थे, पार्टिसिपेंट्स हमारे पास थे पार्टिसिपेंट्स 20 थे हमारे पास, ठीक है। और नंबर ऑफ प्राइजेस कितने थे, नंबर ऑफ प्राइजेस 3 थे। तो प्राइजेस जो हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, प्राइजेस अपनी जगह पर फिक्स हैं, 3 प्राइजेस हैं और पार्टिसिपेंट्स 20 हैं। तो 3 प्राइज को जीतने के लिए
3 प्राइजेस को जीतने के लिए 20 पार्टिसिपेंट्स बार बार compete कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो 20 पार्टिसिपेंट्स बार बार compete कर रहे हैं, तो इसलिए 20 × 20 × 20 ये हो गया। समझ गए मेरी बात? तो 20 की पावर 3 हो गया वो। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन में गलती समझ गया था। हाँ इससे गलती से मैं कौन सा भाई। अच्छा ओके ओके। तो हम ये कहते हैं कि जब यहाँ पर हमारे पास n बॉल्स हैं ना, तो उन n बॉल्स को 2 बॉक्सेस में, उन n बॉल्स को 2 बॉक्सेस में रखने के हमारे पास 2 की पावर n वेज हो गए। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें दो वेज ऐसे भी होंगे। एक वे ये होगा कि उसमें सारी की सारी बॉल्स इसमें डाल दी और इसको टोटली खाली छोड़ दिया, ठीक है। और एक वे ऐसा होगा कि सारी की सारी बॉल्स इसमें डाल दी और इसको टोटली खाली छोड़ दिया। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जिसमें नो बॉक्स कैन बी एम्प्टी हो गया 2 की पावर n-2, क्योंकि इसमें एक वो वाला केस भी आ जाएगा जब 0 बॉल इन ए एंड n बॉल्स इन बी। तो एक केस ये भी आ जाएगा 0 बॉल्स इन ए n बॉल्स इन बी, और इसका काउंटर पार्ट कि n बॉल्स इन ए एंड 0 बॉल्स इन बी, ठीक है। तो ये 2 केसेस आ गए ना, तो ये वाले 2 केसेस इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 की पावर n-2 इस तरह से, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब आप लोग करना, इसमें कोशिश करना एक्सरसाइज 7.3 के शुरुआत के 5 या 6 क्वेश्चन आप ट्राई करना, और सुहानी तुम पीछे का रिवाइज भी करना, ठीक है। और कहीं कोई डाउट हो मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में। ओके सर।